ओए फिदा, अहमद जाहिद, अली मोहम्मद, अरसलान काशी, आयशा अख्तर, प्रेजेंट सर। आयशा कनीजा, आयशा नवीद, फायजा इरशाद, फरिया अजहर, जवेरिया शेख, किंजा बख्तावर, प्रेजेंट। मोहम्मद रसलान मजीद, निमरा अफजाल, निमरा सदीक, प्रेजेंट निमरा सर। सदीक, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। निमरा शाहिद, प्रेजेंट सर। नूरुल ऐन, रिजवानुल्लाह खान, साइमा रुबाब, सना गफ्फार, सीरत रानी, शाहलीजा नईम, प्रेजेंट सर। सैयदा सुमैया गिलानी, प्रेजेंट सर। सर नूरलैंड प्रेजेंट है। सॉरी सर नूरलैंड प्रेजेंट। लतीफ अहमद, उसामा गुलजार, प्रेजेंट सर। सर नूरलैंड प्रेजेंट है। उस्मान हुसैन, वजिया मकबूल, जवेरिया शेख, सना गफ्फार, उस्मान हुसैन,
अनमा सर, अक्सा, Present, sir. अतीकुर रहमान, Present. आयशा अरशद, बिस्मा तनवीर, मानूर भट्ट, मरियम जारिफ, Yes, sir. मोहम्मद शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद शुएब, Yes, sir. नूर फातिमा, राबिया नजर, Present, sir. सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, जोहा यासीन, बिस्मा तनवीर, नूर फातिमा, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक। खिड़कियाँ में बंद की हैं, डोर ओपन कर, क्योंकि यहाँ से शोर हो रहा है। खिड़कियाँ वो पीछे से नहीं निकाल के डोर वगैरह ओपन कर। किससे कह रही है? ऐसा नहीं वो इब्राहिम साहब का कुर्सी में आता है तो फिर सब का सब डोर और पहले ओपन की। लास्ट टाइम हमने चार्ल्स लॉ तक पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है जिसको हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। इसके मुताबिक वॉल्यूम जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली रिलेशन होता है। किसी भी गैस के नंबर ऑफ मोल्स जितने इंक्रीज होंगे उसी रेशो से उनका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज होता है। और उसकी बेस पर ही हम ये बताते हैं कि कोई भी गैस जो है उस पर एक्सपेंशन वर्क हो रहा है या कंप्रेशन वर्क हो रहा है या वर्क नहीं हो रहा। या आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन आता है केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बेस पर। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने लास्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि जिस वक्त आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स में डिफरेंस हासिल होता है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वर्क होता है। या तो वो सिस्टम पर वर्क होता है या सिस्टम वर्क करता है। और उस कंडीशन में जिस वक्त आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफरेंट होंगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो चेंज होगा। चाहे वो वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा हो प्रोडक्ट का या इंक्रीज हो रहा हो, दोनों सूरत में वर्क होता है। और अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स सेम आते हैं तो उस कंडीशन में चेंज इन वॉल्यूम जीरो का इक्वल होता है। यहाँ पर जो है एवोगैड्रोस लॉ जो है वो इसी के बारे में बताता है कि जिस वक्त आप लोग नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करते हो, गैस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते हैं तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होता है।
और इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि V यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको नंबर ऑफ मोल्स को हम n से शो करते हैं। और जिस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यूज खत्म करते हैं तो उस कंडीशन में हम कांस्टेंट यूज करते हैं। और इस कंडीशन में आप लोगों ने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। जिस वक्त आप लोगों ने इस लॉ को अप्लाई करना है, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों को प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। उस कंडीशन में जो आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसमें गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशन होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और अगर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज होगा। और अगर नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते तो उस कंडीशन में वॉल्यूम में भी चेंज नहीं होगा। जो इनिशियल वॉल्यूम था वही आप लोगों के पास फाइनल वॉल्यूम हासिल होगा। इसका मतलब है कि आप लोग अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है V डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप लोग वॉल्यूम की वैल्यू को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हो तो आप लोगों के पास एक कांस्टेंट वैल्यू हासिल होती है। और जिस रेशो से वॉल्यूम इंक्रीज होता है उसी रेशो से आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज होगा। जिस रेशो से आप लोगों के पास वॉल्यूम डिक्रीज होगा उसी रेशो से आप लोगों के पास गैस मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो भी डिक्रीज होंगे, ताकि इनका रेशो जो है वो आप लोगों के पास कांस्टेंट वैल्यू हासिल हो। यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक साइड पर आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स लिए हुए हैं और दूसरी साइड पर जो है वॉल्यूम यूज किया हुआ है। अब जिस वक्त आप लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो उस कंडीशन में गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, और जिस तरह गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं उसी रेशो से इसका वॉल्यूम जो है, गैस का वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इस साइड पर अलोंग एक्स एक्सिस आप लोगों ने गैस के नंबर ऑफ मोल्स यूज किए हैं और अलोंग वाई एक्सिस आप लोगों ने वॉल्यूम यूज किया। और जिस वक्त आप लोग गैस के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हो उसी रेशो के साथ आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप लोगों के पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप लोगों के पास ये यहाँ पर वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स की जिसकी ऑलमोस्ट जो है वो 0.18 बनती है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 2 या 3 के राउंड अबाउट बनता है। और अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हो 0.2 से तो उस कंडीशन में वॉल्यूम जो है वो 5 ml से भी इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर आप लोग नंबर ऑफ मोल्स, गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.4 से इंक्रीज करते हो तो उस कंडीशन में गैस का वॉल्यूम जो है वो 10 ml से भी इंक्रीज हो जाता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोग जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करोगे तो उसी रेशो के साथ आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होगा। और अगर आप लोग गैस के नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हो तो उसी रेशो के साथ आप लोगों के पास गैस का वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि आप लोग इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हो V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2, क्योंकि आप लोगों के पास V1 डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल आती है। इसी तरह आप लोगों के पास V2 डिवाइडेड बाय N2 की वैल्यू भी कांस्टेंट वैल्यू आती है। इसी वजह से हम इन दोनों को लिख सकते हैं V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। और अगर आप लोगों के पास ये 4 स्पीशी जो गिवन है इनमें से 3 स्पीशी गिवन हो, 3 की वैल्यू गिवन हो तो चौथी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट यार ना तो इस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों के पास हीलियम गैस आप लोगों ने यूज की है, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.225 मोल और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 4.65 लीटर है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज करते हो और इंक्रीज होने के बाद वॉल्यूम आप लोगों को फाइनल वॉल्यूम यानी कि V2 की वैल्यू 6.48 लीटर बनती है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे?
यहाँ से जो आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, जो न्यूमेरिकल गिवन है, आप लोगों को वहीं से इंडिकेशन हो जाती है कि आप लोगों के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजिंग होंगे, इनिशियल वैल्यू से ज्यादा होंगे या कम होंगे। अब यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम जो है वो कम है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.225 मोल है। अब फाइनल वॉल्यूम उसने दिया हुआ 6.48। अब ये वैल्यू वॉल्यूम की 4.65 से ज्यादा है। इसका मतलब है कि आप लोगों के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं इस वैल्यू से ज्यादा आएंगे। ठीक है, ये इंडिकेशन है कि जिस वक्त आप लोगों का रिजल्ट जो आता है वो ठीक है या नहीं है। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। आप लोगों के पास N1 की वैल्यू जो है वो 0.225 है, V1 की वैल्यू आप लोगों के पास 4.65 लीटर, V2 की वैल्यू आप लोगों के पास 6.48 लीटर। आप लोगों ने N2 वैल्यू फाइंड आउट करनी। इक्वेशन आप लोगों ने वही है, फार्मूला अप्लाई करना है जिसके मुताबिक V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। जल्दी से इसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट करें और चेक करवाएं कि आप लोगों ने ठीक परफॉर्मेंस की है या कोई मिस्टेक की है। कितना हाथ लो है? और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो प्रैक्टिस आपको होगी और उसी वक्त आप लोगों को गलतियों का पता चलता है। अगर मैं डायरेक्टली थ्योरेटिकल आप लोगों को बता देता हूँ फिर आपको परफॉर्मेंस मोस्टली जो है जो आप लोगों के लिए बता दिया जाता है। इसलिए फिर कोशिश होती है कि यहाँ पर ही आप लोग प्रैक्टिस करो। यहाँ पर आप लोगों के पास .16 गलत है और नूरुलैन आपका भी ठीक नहीं है। आप लोगों ने इक्वेशन अप्लाई करनी है जिसके मुताबिक V1 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय N2। आप लोगों के पास इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है N2 इज इक्वल टू N1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1। N1 की वैल्यू आप लोगों के पास 0.225 मोल है और V2 की वैल्यू आप लोगों के पास 6.48 लीटर है और V1 की वैल्यू आप लोगों के पास 4.65 लीटर है। अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास आंसर आता है 0.314 मोल। अगर किसी का यह आंसर है तो वो ठीक है, अगर किसी का इसके अलावा कोई और आंसर है तो वो गलत है। सर और आप लोगों ने ये भी चेक कर लिया है कि ये नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल जो वैल्यू गिवन है उससे ज्यादा आती है। और ये भी आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है कि आप लोगों का यहाँ से जो वॉल्यूम है वो इसके 4.68 के एग्जैक्ट डबल नहीं हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डबल उस वक्त होने थे जिस वक्त आप लोगों का वॉल्यूम इसका डबल होता। अब यहाँ पर वॉल्यूम जिसका आंसर 0.61 आ रहा है वो उससे भी आप लोगों को इंडिकेशन हो जाती है कि आप लोगों का आंसर ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ये भी साथ में देखना होता है कि आप लोगों का वॉल्यूम किस रेशो के साथ इंक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम डबल
इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डबल होंगे, और अगर वॉल्यूम जो है वो हाफ हुए तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मोल्स भी हाफ हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के पास नंबर वॉल्यूम जो है वो डबल से थोड़ा इंक्रीज होते हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों की वैल्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स की डबल से कुछ ज्यादा हो। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी श्वेत। सर जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन की कि हाउ मेनी मोल मस्ट बी एडेड टू गिव 6.48 लीटर, तो सर यहाँ पर जब हमें मोल्स आ जाते हैं N2, तो N2 में से N1 माइनस करके टोटल मोल्स लिखेंगे ना, या फिर यही आंसर खत्म हो जाता है? सॉरी सर इसमें पूछा गया कि कितने ऐड करेंगे, तो सर N2 में से N1 माइनस करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि कितने ऐड होंगे। जी, माइनस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट है आइडियल गैस लॉ। आइडियल गैस लॉ है कि आप लोगों ने जितने भी अभी तक लॉज पढ़े हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, इन सभी को सम करके आप लोग जो नतीजा आप लोगों के पास हासिल होता है उसको हम कहते हैं आइडियल गैस लॉ। कि ऐसा लॉ जिन पर ये जो आप लोगों ने लॉज पढ़े हैं ये सारे ही लॉ जो हैं उन पर एप्लीकेबल हो, लेकिन जो एक्चुअल गैस हैं, जो रियल गैस है, वो हर पॉइंट पर आइडियल गैस लॉ को फॉलो नहीं करती। इनकी कुछ रीजन है। अब जिस वक्त आप लोग फर्स्ट लॉ जो आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा था, बॉयल्स लॉ के मुताबिक क्या है? बॉयल्स लॉ याद है या नहीं? बॉयल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशन। आप लोग जिस वक्त प्रेशर जितना इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज होगा। ये बॉयल्स लॉ है, जिसको हम इस तरह लिखते हैं P इनवर्सली रिलेशन टू P। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने दूसरा लॉ पढ़ा था जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड था टेम्परेचर के। एक आप लोगों ने थर्ड लॉ पढ़ा था, उसके मुताबिक सॉरी P डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू नंबर ऑफ मोल। और यहाँ पर आप लोग जिस वक्त इन जो भी आप लोगों ने रूल पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हो, जिसके मुताबिक समराइज करने के बाद आप लोगों के पास जो रिजल्ट आता है वो आता है PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, आप लोग इक्वेशन को जिस वक्त लिखते, जो इनिशियल आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, जिसके मुताबिक सबसे पहला ला जिसके मुताबिक आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, प्रेशर जो है, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि P इनवर्सली रिलेटेड टू V, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V है। ये आप लोगों को बॉयल्स लॉ हो गया। इसके बाद दूसरा लॉ आप लोगों ने पढ़ा है चार्ल्स लॉ। इसके मुताबिक आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, जिसमें आप लोग लिखते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, जिसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और उसके बाद आप लोग जो है वो T लिखते हो, वो ये है, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसी तरह थर्ड लॉ जो आप लोगों ने पढ़ा है, जिसके मुताबिक वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन है, जिसको हम एवोगाड्रोस लॉ कहते हैं। और अगर आप लोग इन तीनों लॉज को कंबाइन करते हो, जिसमें आप लोगों ने V इनवर्सली रिलेटेड टू 1/P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास एक इक्वेशन बनती है और जिसके इक्वल आती है,
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइडेड बाय P। ठीक है, और अगर आप लोग उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है क्या आती है, V इज इक्वल टू कांस्टेंट NT डिवाइडेड बाय P। और अगर आप लोग P को दूसरी साइड पर लेकर जाते हो तो आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट RT। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो आइडियल गैस कांस्टेंट है जिसको हम R से इंडिकेट करते हैं, और उस कंडीशन में आप लोगों के पास ये इक्वेशन बनती है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, इसका मतलब है कि PV इज इक्वल टू nRT आप लोगों के पास जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन है। और यहाँ पर R जो है, P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम है, N जो है नंबर ऑफ मोल्स है, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है या आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है। ये हमने जो तीन लॉज पढ़े हैं उन तीनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन डिराइव की है जो जिसके मुताबिक आप लोगों के पास रिजल्ट जो है वो होना चाहिए कि PV इज इक्वल टू nRT। अगर आप लोगों के पास जो भी गैस पर इस इक्वेशन को अप्लाई करते हो, अगर उसको ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो इसका मतलब है कि आप लोगों की गैस जो है वो आइडियल है। और अगर आप लोगों को ये सेटिस्फाई नहीं करती इस इक्वेशन को गैस, तो उस कंडीशन में इसका मतलब है कि आप लोगों के पास जो गैस है वो नॉन आइडियल है। अगर आप लोगों के पास पांच चीजें हैं, R जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और R की वैल्यू डिफरेंट होती है जिस वक्त आप लोग डिफरेंट यूनिट यूज करते हो, प्रेशर का यूनिट डिफरेंट यूज करते हो तो उस कंडीशन में R की वैल्यू डिफरेंट हासिल होगी। वॉल्यूम का यूनिट डिफरेंट यूज करते हो, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर यूज करते हो तो उस कंडीशन में R की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसलिए जब भी आप लोगों ने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने R की वैल्यू के साथ उसका यूनिट भी मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि जिस वक्त आप लोग प्रेशर को ATM में यूज करते हो उस कंडीशन में आप लोगों के पास R की वैल्यू डिफरेंट होगी, और जिस वक्त आप लोग प्रेशर को टॉर्क में यूज करोगे तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास R की वैल्यू डिफरेंट हासिल होगी। इसलिए जब भी आप लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इसका यूनिट जो है वो लाजमी मेंशन करना है। और मोस्टली हम जो इसका यूनिट यूज करते हैं R का यूनिट वो ATM लीटर पर मोल पर केल्विन यूज करते हैं, और इसके मुताबिक इसकी वैल्यू जो है वो 0.0821 है, या इसको हम लिख सकते हैं 0.08206 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। इस कंडीशन में जिस वक्त आप लोग प्रेशर को ATM में यूज करते हो, वॉल्यूम को लीटर में यूज करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को मोल्स में यूज करते हो और टेम्परेचर को केल्विन में यूज करते हो, तो उस कंडीशन में R की वैल्यू आप लोगों के पास 0.08206 हासिल होती है। ठीक है, अगर आप लोग ATM को टॉर्क में कन्वर्ट करते हो तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस वैल्यू को टॉर्क की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 ATM आप लोगों के पास 760 टॉर्क का इक्वल होता है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर्क। अगर आप लोगों ने इस वैल्यू के टॉर्क में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को आप लोगों ने 760 से मल्टीप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में जो वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होगी उसका यूनिट टॉर्क लीटर पर मोल पर केल्विन होगा। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने जब भी मोस्टली न्यूमेरिकल में जो हम यूज करते हैं R की वैल्यू वो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल पर केल्विन। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास एक न्यूमेरिकल गिवन है जिसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो लीटर में गिवन है, टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है, और प्रेशर आप लोगों के पास PSI में गिवन है। अब आप लोगों ने R की वैल्यू जो पढ़ी है जिसके मुताबिक 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन है। अब आप लोगों ने ये चेक करना है कि R की वैल्यू यहाँ पर जो यूनिट गिवन है
उनके इक्वल है या उनको किसी और चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत है। अब जिस तरह वहां पर आप लोगों के पास टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेल्सियस में गिवन है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उस इक्वेशन को अप्लाई करना है। इसी तरह वहां पर आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो एटीएम में गिवन है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो पीएसआई में गिवन है। इसका मतलब है कि आप लोगों ने इस प्रेशर को भी पहले कन्वर्ट करना है एटीएम में और उसके बाद आप लोगों ने आर की वो वाली वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने पी बी इज इक्वल टू एन आर टी का फार्मूला अप्लाई करना है और उसके बाद आप लोगों ने वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। सॉरी, पीएसआई का कन्वर्टिंग यूनिट ये 9th चैप्टर में था, 9th चैप्टर के टेबल में दिया हुआ। टेबल पेपर में इस तरह का गिवन होगा। अगर आप लोगों के पास कोई चीज जिस तरह कन्वर्जन फैक्टर है वो आप लोगों को पेपर में गिवन होगा, जस्ट फैक्टर गिवन होगा, बाकी कन्वर्जन आप लोगों ने खुद करना है। Yes, sir. 1 ATM is equal to 14.7 psi. ठीक है, अब उसको कन्वर्ट करके फिर आप लोगों ने इस फार्मूले में जिसके मुताबिक पी बी इज इक्वल टू एन आर टी है उसके जरिए आप लोगों ने एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आप लोग इसको रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन बनती है एन इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय आर टी। वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों के पास एन की वैल्यू जो है वो हासिल हो जाएगी। गिवन नहीं है, तो ये 10th में ही होगी, 10th में, ये 10th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना। ये वैल्यू गिवन है, ये पी एस आई है। वन एटमॉस्फेयर जो है वो इक्वल होता है 14.7 psi के। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है वो मुझसे शेयर करना है। ये किसने सॉल्व किया अभी तक?
आर की वैल्यू जो है वो 0.0821 0.0821 आर की वैल्यू ये उस कंडीशन में है जिस वक्त आप लोग प्रेशर के यूनिट को एटीएम में कन्वर्ट करके यूज करोगे और टेंपरेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करके फिर यूज करोगे 0.0821 मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? ऑनलाइन वालों के देखते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। 0.2189 0.082 ये 0.082 वाला गलत है। मरियम जारिफ आपका गलत है, बाकी दोनों का ठीक है। 0.5 भी नहीं है। जिस वक्त आप प्रेशर को कन्वर्ट करते हो एटीएम में, उस कंडीशन में 24.3 को डिवाइड करते हो 14.7 से, तो आपके पास वैल्यू हासिल होती है 1.653180। इसी तरह जिस वक्त आप लोग डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हो केल्विन में, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने 25 में 273.15 ऐड करना है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन हासिल होता है। अब आप लोगों के पास इक्वेशन है, मरियम जारिफ ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन अप्लाई करनी है जिसके मुताबिक N इज इक्वल टू P इंटू V डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर आप लोगों के पास 1.6531 है, वॉल्यूम आप लोगों के पास
0.24 है। आर की वैल्यू आप लोगों के पास 0.0821 या 206 है और टेम्परेचर आप लोगों के पास 298 है। इसको सॉल्व करते हो तो आप लोगों के पास आंसर जो है वो 0.219 आता है, जिसका 0.218 है वो भी ठीक है और जिनका 0.217 है वो भी ठीक है। इसके अलावा अगर किसी का है तो उसका आंसर ठीक नहीं, क्योंकि इतना वेरिएशन जो है 0.217 या 8 या 9 में राउंड ऑफ करने की वजह से आप लोगों की वैल्यू में इतना स्लाइटली वेरिएशन आ सकता है। इसके बाद स्टैंडर्ड कंडीशन, जब भी आप लोगों के पास किसी भी न्यूमेरिकल में ये गिवन होगा आप लोगों का कंडीशन जो है वो स्टैंडर्ड है, तो उस कंडीशन में आप लोगों का जो प्रेशर है वो हमेशा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि 273 केल्विन होगा। जब भी न्यूमेरिकल में अगर स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन हो तो उसका मतलब है कि आप लोगों का प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है और ये वैल्यू गिवन नहीं होगी। अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्टली स्टैंडर्ड एसटीपी वैल्यू, यहाँ पर एसटीपी यानी कि लिखते हैं जिसके अब्रीविएशन जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस कंडीशन में आप लोगों के पास टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो 0 केल्विन होगी और प्रेशर की वैल्यू वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी। और बाद न्यूमेरिकल, ये तो आप लोग थर्मोडायनेमिक की बात करें, उस कंडीशन में आप लोगों के पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसके अलावा थर्मोडायनेमिक के अलावा जिस वक्त आप लोग परफॉर्मेंस करते हैं उस कंडीशन में एसटीपी पर टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसके बाद ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें आप लोगों के पास वॉल्यूम गिवन है, प्रेशर पीएसआई में गिवन है और साथ में टेम्परेचर जो है वो गिवन है और आप लोगों से पूछा गया है कि वॉल्यूम जो है एसटीपी कंडीशन पर इसका वॉल्यूम क्या होगा। आप लोगों ने वही इक्वेशन अप्लाई करनी है और उस पर आप लोगों ने वॉल्यूम PV is equal to nRT की, आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल गिवन है, सॉरी प्रेशर को आप लोगों ने एटीएम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है, आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो 1219 हासिल होते हैं। ये कर लोगे? ये आप लोगों की बुक के एग्जाम्पल है। इनिशियल में वो कहता है कि आप लोगों के पास अगर मूवेबल पिस्टन है, टेम्परेचर आप लोगों के पास 250 केल्विन है, नंबर ऑफ मोल 0.140 मोल है, प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद वो कहता है शो द अप्रोक्सीमेट लेवल ऑफ द मूवेबल पिस्टन इन ड्राइंग A and B आफ्टर इंडिकेटेड चेंज हैव बीन मेड टू इनिशियल गैस सैंपल। आप लोगों ने ये बताना है कि इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। उस कंडीशन में इनिशियल आप लोगों के पास ये है, आप लोगों ने इस पर जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला अप्लाई करना है जिसके मुताबिक PV is equal to nRT। आप लोगों के पास T की वैल्यू गिवन है, N की वैल्यू गिवन है, प्रेशर की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, आप लोग वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद वो कहता है सेकंड, इस यहाँ से आप लोगों के पास वॉल्यूम हासिल हो गया, उसके बाद आप लोगों ने उसमें चेंजिंग की है, आप लोगों ने उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और टेम्परेचर आप लोगों का 250 केल्विन से कन्वर्ट होकर 375 केल्विन पर शिफ्ट हो गया है और आप लोगों के पास नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम ही है
और आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो भी सेम है, आप लोगों ने इस कंडीशन में वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। और वो वॉल्यूम जो आएगा उसको आप लोगों ने इनिशियल वॉल्यूम से कंपेयर करना है कि आप लोगों को वॉल्यूम ज्यादा आया है या कम हासिल हुआ, और उसकी बेस पर आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों का बी जो है उस कंडीशन में मूवेबल पिस्टन ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने बी से जो एग्जाम फिगर दी हुई है उसमें आप लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और उसमें आप लोगों ने बताना है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। कर लोगे? चलें ये बी का कैलकुलेशन करके दिखाएं, बी की और जो इनिशियल वॉल्यूम, और कंपेयर करके फिर मुझे बताएं कि किसका वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सॉरी, आप लोगों के पास V1 आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, यहाँ पर इक्वेशन आप लोगों ने PV = nRT क्या अप्लाई करना है, आप लोगों ने V कैलकुलेट करना है, V = nRT डिवाइडेड बाय P हो, आप लोगों ने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है और V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप लोगों ने कैलकुलेशन की मदद से जो आंसर आता है उसकी बेस पर आप लोगों ने बताना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जिस वक्त आप लोग इसकी कैलकुलेशन करोगे वॉल्यूम आप लोगों के पास हासिल होगा, ये वैल्यू जो है उसका भी वॉल्यूम हासिल होगा, ए वैल्यू का भी आप लोगों के पास वॉल्यूम हासिल होगा, बी वैल्यू का भी वॉल्यूम आप लोगों के पास हासिल होगा। उस बी वैल्यू को आप लोगों ने कंपेयर कर लेना है इनिशियल वॉल्यूम, तो अगर वो वैल्यू वॉल्यूम की ज्यादा है तो इसका मतलब है वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और अगर वो वैल्यू कम है तो इसका मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। और ये आप लोगों ने न्यूमेरिकल कैलकुलेट करके फिर ही आप लोग बता सकते हो। जी क्या आंसर आया? इनिशियल क्या है? 2.872। क्या है? ये वाले की 2.87 इनिशियल का इनिशियल कैलकुलेट करोगे फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, फिर ऐसे बता सकते हैं। जी ये स्टूडेंट जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं किसी ने सॉल्व किया है न्यूमेरिकल ये, और आप लोगों ने इनिशियल वॉल्यूम इसका और बी का वॉल्यूम कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि इनिशियल की क्या वॉल्यूम है और बी का जो वॉल्यूम है वो क्या है। सर वॉल्यूम की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है। आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ओके सर। इनिशियल का 2.64 और बी का जो है वो 3। इसका मतलब है कि आपका इसका डिफरेंस आ रहा है, ये आपका क्या है? सेम ही आ रहा है, सेम आया है इनिशियल का और बी का। बाकी का सेम आ रहा है, आपका इंक्रीज नहीं ऑर्डर में क्यों आ रहा है? सर इसकी समझ नहीं आ रही। सेम आ रहा है।
मैंने कहा कि आप लोगों के पास टेम्परेचर गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, प्रेशर गिवन है। आप लोगों ने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से, जिसके मुताबिक पी बी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। आप लोगों के पास पी की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है, एन की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है और टी की वैल्यू गिवन है। आप लोगों ने बी की वैल्यू इसके लिए अलहदा से कैलकुलेट करनी है। इसी तरह आप लोगों ने बी की वैल्यू इसके लिए अलहदा से कैलकुलेट करनी है। इसी तरह आप लोगों ने बी की वैल्यू इसके लिए अलहदा से कैलकुलेट करनी है। तीनों के लिए अलहदा अलहदा कैलकुलेट करनी है और उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है ए का जो वॉल्यूम है वो इस इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल आता है या इससे कम आता है या ज्यादा आता है। इसी तरह बी के जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल आता है, ज्यादा आता है या कम आता है, और उसकी बेस पर ही आप लोगों ने बताना है कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, मूवेबल पिस्टन ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया है या डाउनवर्ड मूव किया है, या जो पहले पोजीशन थी उसी में रहा है। सना गफ्फार, आप लोगों ने बी इज इक्वल टू 0.140 इंटू 0.0821 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 1, इसको सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम हासिल होगा, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट जो है मोस्टली स्टूडेंट की कितनी आ रही है, 2.87 के राउंड अबाउट आ रही है। इसके बाद जिस वक्त आप लोग कैलकुलेशन करते हो इसके लिए ए के लिए, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास इक्वेशन बनती है बी इज इक्वल टू 0.140 इंटू 0.0821 इंटू 375 डिवाइडेड बाय 1। इसको जिस वक्त आप लोग सॉल्व करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो हासिल होगा। इसी तरह आप क्या हासिल हुआ है, उसकी वैल्यू आप लोगों के पास हासिल होती है 4.31। इसी तरह आप लोगों ने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बी के लिए, उसके लिए आप लोगों के पास जो इक्वेशन बनती है वो है बी इज इक्वल टू 0.070 इंटू 0.0821 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 0.50। तो इस वक्त जिस वक्त आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो हासिल होती है 2.87। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास इनिशियल वैल्यू जो है वो भी 2.87 थी और बी की वैल्यू भी आप लोगों के पास 2.87 हासिल होती है। इसका मतलब है इनिशियल वॉल्यूम और बी का वॉल्यूम जो है वो सेम है। इस कंडीशन में ना ही पिस्टन ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करनी है। लेकिन जिस वक्त हम वॉल्यूम ए को कंपेयर करते हैं इनिशियल वॉल्यूम से तो उस कंडीशन में ए का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, और उस कंडीशन में ए का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इनिशियल वॉल्यूम से, और उस कंडीशन में पिस्टन ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की है। ठीक है, और ये चीजें आप लोग न्यूमेरिकल से कैलकुलेट करके ही बता सकते हो कि आप लोगों का आंसर ठीक आया है, एक्सपेंशन हुई है या नहीं हुई है। इसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आप लोगों ने सॉल्व करनी है और उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर क्या आता है। ये इसके साथ इसका सॉल्यूशन भी गिवन है। इसके बाद है मोलर वॉल्यूम।
थर्सडे का जो क्विज है आप लोगों का, उसमें क्योंकि लास्ट जो स्टूडेंट थे उनके भी 3 लेक्चर हुए थे, आप लोगों के भी 3 लेक्चर है। आप लोगों वो तो आप लोगों को हो गया था ना। आप लोगों को पहला दूसरा क्विज कहाँ तक हुआ था? आप लोगों का 10 से लेकर यहाँ तक शामिल होगा, ठीक है? आज वाला भी शामिल होगा, यानी कि 10 से लेकर मोलर वॉल्यूम जो अब हम पढ़ेंगे वहां तक। चलो आइडियल गैस तक है। अब ये हम पढ़ लें मोलर वॉल्यूम, क्योंकि मोलर वॉल्यूम भी आइडियल गैस का एक हिस्सा है। इसमें हम कहते हैं कि अगर आप लोग किसी भी गैस मॉलिक्यूल का 1 मोल यूज करते हो तो उस कंडीशन में उन तमाम गैसेस का 1 मोल यूज करते हो तो उनका वॉल्यूम जो है वो 22.414 लीटर हासिल होता है। चाहे गैस के मॉलिक्यूल लार्ज इन साइज हैं या स्मॉल हैं, लेकिन अगर आप लोग उनके नंबर ऑफ मोल्स 1 यूज करते हैं तो उस कंडीशन में सभी गैसेस का वॉल्यूम जो है वो 22.414 लीटर के इक्वल होगा, लीटर या डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। इसमें मॉलिक्यूल्स का जो एटॉमिक साइज है वो मैटर नहीं करता है, वो लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, आप लोगों के पास हीलियम गैस है, इसके साथ मीथेन है। अब ये आप लोगों के पास मीथेन गैस है, यहाँ पर आप लोगों के पास जीनोन गैस है और यहाँ पर आप लोगों के पास हीलियम गैस है। हीलियम गैस का साइज यानी कि हीलियम एटम का साइज जो है वो स्मॉल है, जीनोन का जो एटॉमिक साइज है वो लार्ज है, और मीथेन गैस जो है उसका साइज और भी ज्यादा लार्ज है। लेकिन जिस वक्त हम तमाम गैसेस का 1 मोल यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो सेम ही होगा। अब इसकी रीजन क्या है? अब ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने ये स्टडी किया है कि जिस वक्त आप लोगों के पास गैस के मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम होता है और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो ना होने के बराबर होती है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि गैस के मॉलिक्यूल को जितना आप लोग वॉल्यूम दोगे वो उतना ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसका मतलब है कि चाहे आप लोगों के पास इतना बड़ा साइज हो या इससे ज्यादा हो, आप रूम में छोड़ोगे तो उन्होंने जितना वॉल्यूम आप लोगों ने दिया है उतना ही ऑक्यूपाई करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों के पास जिस वक्त गैस का 1 मोल यूज करते हो तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब या लीटर के इक्वल ही होगा, यानी कि उसके वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा, बशर्ते कि आप लोगों ने गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो सेम यूज करने हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट यूज करोगे तो उस कंडीशन में उनका वॉल्यूम जो है वो भी डिफरेंट ही हासिल होगा। इसके साथ है डेंसिटी। डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है? ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास कुछ स्पीशी ऐसी होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब आप लोग कुछ मटेरियल का जो है वो मैस डायरेक्ट ही बैलेंस के जरिए मेजर कर लेते हो, लेकिन कुछ मटेरियल आप लोगों के पास लिक्विड फॉर्म में है, अब आप लोगों ने उसका भी मैस कैलकुलेट करना है। अब जाहिर है जो सॉलिड मटेरियल है और जो लिक्विड मटेरियल है उनका मैस बैलेंस के जरिए डायरेक्ट ही तो मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वैल्यू में डिफरेंस होता है। ठीक है, इस वजह से हम लिक्विड के लिए डेंसिटी को भी कैलकुलेट करते हैं और डेंसिटी इक्वल होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। अगर आप लोग किसी भी स्पीशी जो लिक्विड फॉर्म में है उसकी डेंसिटी को उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वॉल्यूम जो है वो हासिल होता है। ठीक है, इसी तरह
अगर आप लोग किसी स्पीशी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हो जो लिक्विड फॉर्म में है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने उसके मास को डिवाइड करना है उसकी डेंसिटी से, और उसके बाद आप लोगों ने उसका वॉल्यूम जो है वो यूज करना है। ठीक है, बस अभी तो 15 मिनट है, 10 मिनट है। चलें, इसके लिए आप लोगों ने वही पहले वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है, उसके जरिए आप लोगों ने वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट करने लेना है। सर मुझे को ईमेल कर देंगे कि मुझे क्लास में क्योंकि इनरोल करने A1 सेक्शन में लैब के, उन्होंने कहा था कि आप अपने साथ के हैं, मैं आपको नाम दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो पहले फोन में बायोटेक के बच्चे नहीं है ना, मतलब अगर बायोटेक के बच्चों में नहीं है वो फ्लैश आ रहा था, तो उन्होंने कहा था कि आप A1 में जाओ, A1 में लेके तो उन्होंने कहा था आप अपने तो मैंने आप लोगों से ये कहा था कि जिसका जो भी क्लैश आ रहा है वो मुझे बताएं, क्योंकि आप लोगों की ऑलरेडी जो है 3-4 लैब हो चुकी है, उसके बाद आपको आना शुरू हुई है। लैब तो समझ नहीं आ रही थी और फिर छुट्टी थी, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला, इसलिए अब मैंने सर से कहा था कि मुझे पता आप सर बोलना कि मुझे ईमेल करते हैं। क्लास के बाद मेरे साथ चल देना, मैं उसी वक्त मेल कर दूँगा। ठीक है, बिस्मा तनवीर है, बिस्मा तनवीर, नूर फातिमा, नूर फातिमा, सैयदा फातिमा वाजिद, सैयदा फातिमा वाजिद, उमर फारूक, सर सैयदा फातिमा वाजिद प्रेजेंट। उमर फारूक प्रेजेंट था। नूर फातिमा है, यस सर। हाँ जी, नूर नूर फातिमा फातिमा, सर तेरी बोल रहे कॉल मैं प्रेजेंट सर। नूर फातिमा कहाँ है? लगा दी। नहीं लगाई जी नूर कहते ना फातिमा यहाँ से कहाँ बोल पर दे हो? कि सर मेरा माइक ऊपर से कॉल सर एक्सक्यूज मी सर, मेरे फोन का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो हम दोनों एक ही फोन पे क्लास ले रहे थे। नूर फातिमा की प्रेजेंट लगा दे। इस तरह कभी नहीं होगा कि आप लोगों ने इंडिविजुअल अपने ही सिस्टम पर ही ऑनलाइन होना है और अपना ही आईडी यूज करना है। अपना ही यूज करना है आईडी, क्योंकि बिस्मा तनवीर है, नेक्स्ट टाइम से कभी भी किसी की भी इस तरह अटेंडेंस नहीं होगी कि आप लोग जो है वो किसी के मोबाइल से अपनी अटेंडेंस लगवाओ। आप लोगों ने अपना ही नेट यूज करना है और अपने ही यानी कि अटेंडेंस लगवानी है। बिस्मा तनवीर है, एक मिनट, क्यों?
बाकी वो काम नहीं है। हम लीव कर सकते हैं। जवेरिया शेख, सना गफ्फार, सना गफ्फार, उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, जी आज के लेक्चर में से किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल शामिल हैं, एक्सरसाइज से भी शामिल हैं। न्यूमेरिकल मार्क कर लें। आप लोगों ने न्यूमेरिकल नंबर 10.52 10.53 10.54 10.55 10.56 एंड 10.57 तक न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। गैस एंड गैस प्रेशर में से आप लोगों ने 10.38 10.43 10.44 ये न्यूमेरिकल करना है। इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।